सही। तो आप किस तरह से देखते हैं रियासत साहब, क्या मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आईनी और कानूनी ऑप्शंस क्या बचती हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मुझे हाफिज साहब से ये पूछना है कि अगर पीटीआई को सीटें नहीं मिल सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल दीज टेक्निकलिटीज, तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, किस प्रोविजन या इलेक्शन के किस लॉ के तहत उनको सीटें दी जा सकती हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो है ही इम्पॉसिबल कि भाई जिसने इम्तहान दिया उसने चाहे 50 नंबर लिए, 33 लिए, उसको उतने नंबर तो दो, लेकिन जिसने इम्तहान ही नहीं दिया उसको आप डिग्री कैसे दे सकते हैं? ये मेरा मोबाइल है, इसके साथ चार्जर मेरा राइट है, लेकिन मोबाइल मेरे पास है। मैं एक सेकंड, और ये जो चार्जर है ये मुझे ना दिया जाए, ये चार्जर हाफिज साहब को दे दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, आपने ऑप्शन की बात की, रिव्यू चूंकि अलाउ हो गया और उसमें जजमेंट सेट साइड होगी, अब रिव्यू के अगेंस्ट रिव्यू लाए नहीं करता। तो अब दूसरी बात जो आपने कहा कि जी अगली एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड, मैं समझता हूं कि जो को चाइनी बेंच में हुकूमत चाहती थी, जो रिजल्ट्स लेना चाहती थी 26वीं तरमीम से, जो आइन का उलिया बिगाड़ना था वो बिगड़ गया, भुट्टो का आइन उसमें से गायब हो गया। अब मैं कहता हूं कि आइनी बेंच के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तो बिल्कुल कतई तौर पे जरूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे वो गवर्नमेंट को मिल गए, पीटीआई को बिल्कुल उन तमाम सीटों से भी महरूम कर दिया गया, जितने केसेस थे पॉलिटिकली वो उनकी फेवर में डिसाइड हो गए। वो आर्मी जो एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उसका 51(2)D को किया गया था, वो रिव्यू भी हो गया। तो जितने उनको रिजल्ट्स रिक्वायर्ड थे वो तो हो गया। अब तो इस वक्त मौजूदा सूरत में पीटीआई जो है उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। पहले था कि जी अगर अपील होती तो अपील इसमें रिव्यू के अगेंस्ट होती नहीं, तो रिव्यू के अगेंस्ट रिव्यू भी नहीं हो सकता, तो इसलिए पीटीआई के पास अब कोई ऑप्शन, लीगल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। मैं एक वन लाइन इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, और वो वन लाइन इसके अंदर ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिबल बिहेव करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी आ गई है तो उसको सेंसिबल इस्तेमाल करें, और 26वीं आईनी तरमीम से जो आम आदमी को फायदा नहीं हुआ उसके केसेस तो आज भी लटके हुए हैं, उसके केसेस सुने नहीं जा रहे, क्रिमिनल जस्टिस डिले है। इस सारे सिस्टम की सर्जरी करें, मिल बैठ के जो है इस मुल्क के निजाम को सियासी मसाइल का, और वो ये है कि इसके दो हिस्से करें, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप रियासत साहब की राय भी इसी हवाले से जान लेते हैं। रियासत साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कमजोर स्ट्रेटेजी थी, और अगर कमजोर थी तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, मैं इसको एक और पैराए से लेता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब ये इलेक्शन हुए तो किस सिचुएशन में ये इलेक्शन हुए। उस वक्त जब पॉलिटिकली अगर आप ये पीटीआई पार्टी के जितने कैंडिडेट्स थे, जब वो सर्टिफिकेट देते थे तो उनके पेपर भी एक्सेप्ट नहीं होते थे। वो सिचुएशन ऐसी थी, और प्रेजेंटली जैसे वो इलेक्शन हुए वो सारी सिचुएशन सबके सामने। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये गए, और फिर उन्होंने आरओ के पास भी गए, उन्होंने अपीलें भी की, बहरहाल एक लंबी दास्तान है। अल्टीमेटली इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में वो मेजॉरिटी में आए, उन्होंने सीटें जीती। लेकिन जो आर्टिकल 51 है उसका जो 51D है उसका प्रोवाइजो है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट आज़ाद जीत के आएगा वो विद इन 3 डेज उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्लिमानी पार्टी उसने इलेक्शन लड़ा, उसने सीटें जीती हो, उसमें ये जिक्र नहीं है। बहरहाल उन्होंने आके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। फिर अल्टीमेटली वो इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का, वो दोनों उनके खिलाफ आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड करते हुए वाइड एन इशू डिक्लेयर कर दिया उन दोनों डिसीजन को, और पीटीआई को उन्होंने एंटी स्टेटस को उन्होंने कहा। बाद में भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी की कि पीटीआई पार्टी थी है, तो वो उस स्टेटस पे चले गए जो इलेक्शन से पहले था, जहां पे वो अपने सर्टिफिकेट्स दे रहे थे। अब ये सवाल कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो सीटें नहीं दी जा सकती, भाई जब वो दोनों फैसले ही सेट साइड हो गए तो उसके बाद तो फिर पीटीआई अपने मार्ज वजूद में आ गई। इस मुल्क के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक वो जब अदलिया ने
उनसे सिंबल छीन लिया तो उनकी सीटें चली गई। अब ये दूसरा है कि ये जो अभी फैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, इस पे अदालत ने फैसला देके जो मखसूस नशिस्तें थी वो छीन ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंप्लीट जस्टिस है ना, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत 12 जुलाई 2024 का फैसला देखें तो उसमें पीटीआई को सीटें मिली थी, तब फैसला ठीक था, अब एतराज आया, ऐसा क्यों? देखें, फैसला को तो 12 जुलाई का मेजॉरिटी व्यू था, वो अब जैसे आज रिव्यू में, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि रिव्यू में एक मेन जजमेंट को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है। जो रिव्यू है उसका तो स्कोप ही उमेर बहुत लिमिटेड होता है। जहां पे अपील होती है वहां पे फैक्ट्स भी लॉ पॉइंट दोनों जो है एजिटेट होते हैं और उसको असेल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये तो जुडिशियल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपने रिव्यू में, और उसमें भी वो जजेस जो 26वीं तरमीम में भी 5 जजेस हैं वो उसमें बैठे हैं। रिव्यू तो इस 26वीं तरमीम से पहले फाइल होना चाहिए था और डिसाइड होना चाहिए था, और वही जजेस जो उस वक्त मौजूद थे उन्हें ही सुनना चाहिए था। ऑथर ऑफ द जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है लेकिन वो उस बेंच में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीजें 26वीं तरमीम का नतीजा है कि आज जिसके ऊपर हमने चूंकि 26वीं तरमीम को बतौर सदर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमने पिटीशन फाइल की थी, वो आज भी पेंडिंग है, वो आज तक फिक्स ही नहीं हुई। तो 26वीं तरमीम का ये फायदा हुकूमत को हुआ कि वो जो बेंच है वो भी एग्जेक्टिव बनाती है जिसमें मेजॉरिटी एग्जेक्टिव की, वो बेंच भी वो बनाती है जिसमें उनके केस सुने जा रहे हैं। तो हमने तो उनकी कंपिटेंस को जजेस की चैलेंज कर रखा था, अभी वो फिक्स नहीं हुआ। पहले ये चाहिए था कि फुल कोर्ट बुलाया जाता, चूंकि आर्टिकल 191 के अंदर किसी जगह पे बार नहीं था, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला सकते थे और 26वीं तरमीम को पहले डिसाइड करते। अब देखें, नो वन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, ये जजेस जो 5 इस बेंच में शामिल हुए हैं ये तो उसके बेनिफिशियरी हैं, क्रिएशन है, तो वो इस रिव्यू को सुन ही नहीं सकते थे। फिर रिव्यू के अंदर यह था उमेर कि टिपिकली ग्राफिकली मैकेनिकली कोई मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का मतलब ही ये कि रिव्यू, यानी मैंने पहले फैसला किया, अब दोबारा को बंदा मुझे कहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इलीगैलिटी इर्रेगुलरिटी रहेगी, इसको दोबारा देखिए, इसको नजरसानी कहते हैं। ये नहीं है कि नजरसानी में आप फैसला ही बदल दें, और वो लोग जो पहले फैसले में शामिल ही नहीं थे इसमें रिव्यू में बैठ कर उन्होंने इस फैसले को उड़ा के रख दिया। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, चूंकि लॉ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे हम हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो हाई कोर्ट में 199 की अगर रिट हम आर्टिकल के तहत जाते हैं तो साथ 151 सीपीसी भी लिखते हैं कि इनहेरिट पावर, और अगर हम फौजदारी केस में रिट में जाते हैं आर्टिकल 199 के तहत रेड विद सेक्शन 561 ACRPC इनहेरिट पावर, यानी अब्यूज ऑफ प्रोसेस।